श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास। अध्यात्म विकास पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी पुस्तक को हम सभी सुन रहे हैं। आज समाज और विकास, इसका भाग 3 हम लोग सुनेंगे। पारिवारिक क्षेत्र में सभ्य समाज में संयुक्त परिवार का नियंत्रण बहुत जबरदस्त था। समाज और विकास, ये हम लोग देख रहे हैं कि पहले सौम्यता थी, शांति थी, लेकिन बहुत दबाव के कारण था। लोक का भय था, परलोक का भय था, धर्म का नियंत्रण था। इसलिए लोगों के अंदर की जो भावनाएं, काम, क्रोध और जो उसमें आसक्तियां हैं, ये विकार अंदर दबे ही रहते थे, प्रकट नहीं होते थे। क्योंकि परिवार से अलग व्यक्ति के लिए कोई स्थान ही नहीं था। यदि वो परिवार में रह करके जो मुखिया है उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार नहीं चलता, तो वो परिवार से बहिष्कृत कर दिया जाता और फिर उसका जीवन दूभर हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो दोनों में, पहले और अब के युग में अंतर बताते हैं कि पहले दबाव के कारण हमारी निम्न प्रवृत्तियाँ वो प्रकट नहीं होती थी। परिवार से अलग व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं मिल सकता था। अपनी जाति की मर्यादाएं भी उसे नियंत्रित करती थीं। जाति के जो नियम है, कुछ परिवार में नियम बनाए जाते, जाति में भी नियम होते हैं, तो उन्हीं नियमों का पालन करना होता है और वो उसे संभाले रहते हैं। नियम के अनुसार जो चलता है वो श्रृंखलता प्रकट नहीं होती। राष्ट्र के कानून भी उसके स्वच्छंद व्यवहार में आ खड़े होते हैं। पहले परिवार का दिया, छोटी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई जाति का दिया, अब फिर राष्ट्र की भी बात बताते हैं। राष्ट्र में भी कुछ नियम बनाए जाते हैं ताकि राष्ट्र में कोई अव्यवस्था न हो, उसी के अनुसार चले, अन्यथा वो दंडित किया जाता है। धर्म भी उसे नियंत्रित करता है कि धर्म का पालन करो, कर्तव्य का पालन करो, अच्छे अच्छे जो है विचार मन में लाओ ताकि अच्छे कार्य कर सको। उसके तथा समाज के अन्य व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार के विषय में मर्यादाएं नियत करता है। कौन? धर्म। ये हमें जो हमारे संबंध हैं उनके साथ किन मर्यादाओं के साथ रहना है, ये सब हमें धर्म बताता है कि गुरु का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, आदि आदि बातें धर्म के द्वारा बताई जाती हैं। तो उससे समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। ये सभी मर्यादाएं समाज में शांति बनाए रखने के लिए हैं। समाज में किसी पर भी कोई
दूसरा व्यक्ति अनुचित दबाव न डाल सके, यह इनका प्रयोजन रहता है। ये जो मान्यताएं हैं, नियम बनाए गए हैं समाज के, परिवार के, राष्ट्र के, तो ये सब कोई अनुचित दबाव न डाले दूसरे परिवार का, दूसरे समाज का, दूसरी जाति का, तो ये सब नियम के अनुसार चलें और जीवन में सुख शांति रहे। तो इनका केवल यही उद्देश्य था कि कोई अन्य अनुचित दबाव न डाले, इसलिए ये सब नियम बनाए गए थे। संयुक्त परिवार का ही बृहद रूप एक राजा के द्वारा शासन है। राजा का पूरा राज्य जो है वो उसका परिवार होता है, वो उसकी देखभाल करता है, जैसे परिवार का मुखिया करता है, अपने परिवार के सदस्यों का सब ध्यान रखता है। तो इस प्रकार जो परिवार के मुखिया का जो जैसे जो रूप बताया है वैसे ही राजा का होता है। राजा का एक बहुत बड़ा परिवार होता है बृहद रूप में, वो उसका पूरा राज्य होता है। यंत्रों के आविष्कार ने पूंजी वाले मनुष्यों में विशेष शक्ति रख दी है। जो पूंजीपति हैं तो वे बड़े बड़े यंत्र खरीद लेते हैं और अनेक जो है उनमें कार्यकर्ता कर्मचारी काम करने के लिए हो जाते हैं, उन पर वो दबाव भी डालते हैं, अधिक भी काम लेते हैं, तो उनके पास धन की भी अधिकता हो जाती है। यंत्र हैं तो अधिक उत्पादन करते हैं, अधिक कमाई करते हैं, तो इस प्रकार विशेष शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है। जो पूंजीपति हैं वे अपने यंत्र लगा के कारखाना बना करके इस प्रकार वो शक्तिमान हो जाते हैं धन की शक्ति से, और धन की शक्ति से और भी शक्तियाँ आ जाती हैं। वो उनके द्वारा दूसरे व्यक्तियों का शोषण करने लगता है, उसको रोकना आवश्यक हो गया है। कितने जमींदार लोग कैसे अपने जो काम करने वाले थे वो यदि ठीक से काम नहीं करते थे तो उन पे कोड़े भी लगाते थे, उन्हें दंड देते थे। लगान नहीं दिया तो भी उसमें भी कर न मिलने पर उन्हें भी ऐसे बहुत देखे गए कि अधिक दंडित किया जाता था, उन पर बहुत तगड़ा शासन करते थे। तो इसलिए ये सब प्रथा जो चली थी इसको भी रोकना आवश्यक था। ये नहीं कि वहाँ सब शांति रहती थी, धनवान लोग अत्याचार करते थे, ऊंची जात के लोग नीची जात के प्रति अत्याचार करते थे। दूसरी ओर प्रजा में ज्ञान के प्रचार के कारण राजाओं के शासन प्रजा के लिए पूर्णतया रुचिपूर्ण न होने लगे, और जैसे जैसे उनमें ज्ञान आया, जो प्रजा थी बौद्धिक ज्ञान बढ़ा, समझ बढ़ी, तो जो वो दबाव कर डालते थे, मनमानी उनसे व्यवहार करते थे, तो वो प्रजा को अच्छा नहीं लगता था। वे व्यवहार रुचिपूर्ण न थे प्रजा के लिए। इन दो शक्तियों ने समाज में विप्लव कर दिया। उसका परिणाम हुआ संयुक्त कुटुंब का विच्छेद। दो शक्तियां, राजा की शक्ति, परिवार की शक्ति, तो ये कोई मन का नहीं बोल सकता था, जो बड़े ने कह दिया बस वही है, जबान नहीं खोलना। तो बहुत लोगों को अंदर घुटन होती थी अपने मन की ना कहने पर। ऐसे ही राजा का भी दबाव था। तो इस प्रकार इन दो शक्तियों ने समाज में विप्लव कर दिया, बहुत ही बगावत कर दी। उसका परिणाम हुआ कि संयुक्त कुटुंब का विच्छेद और उसके सामूहिक सिरमौर राजाओं की शक्ति अपहरण। तो अलग होने लगे परिवार, सीमित परिवार होने लगे संयुक्त परिवार की जगह। जब अंदर बहुत ही उन्हें दबाव में रखा जाता था तो वे फिर कब तक दबाव किसी भी चीज़ को कितनी देर दबाओगे। इसी प्रकार
राजा लोग भी जो उत्पात मचाते थे प्रजा के साथ, बहुत अत्याचार करते थे। तो ये तो बनाया था कि प्रजा को परिवार की तरह रखो, लेकिन जब उन्हें धन का अभिमान होने लगे, घमंड होने लगा, तो फिर प्रजा को प्रताड़ित भी करते थे, अनुचित दबाव डालते थे। तो इससे ये हुआ कि राजाओं की शक्ति, जो राज प्रथा थी, वो भी समाप्त होने लगी धीरे धीरे, और प्रजातंत्र की स्थापना होने लगी और सीमित परिवार बनने लगे। एक ओर जनतंत्र का अभ्युदय हुआ और दूसरी ओर समाजवादी फिलसूफी पनपी। कहीं पर लोकतंत्र जैसे इंडिया में है और कहीं पर समाजवादी विचारधारा से राज्य चलने लगे, जैसे रूस में हुआ था। सभी को समान, सब कुछ समान रूप से मिलता था। कोई कम काम करे या ज़्यादा काम करे, किसी के पास ज़्यादा धन है या कम धन है, लेकिन जो पदार्थ हैं, सामग्री, सबको बराबर मिलती थी। ऐसी भी प्रथा चली थी, लेकिन ये ज़्यादा चल नहीं पाई इस तरह का। तो लोग आलसी हो गए, निकम्मे हो गए। जब हमें उतना ही मिलना है तो हम ज़्यादा मेहनत क्यों करें? कम मेहनत वाले को भी उतना ही मिलेगा, ज़्यादा मेहनत वाले को भी। तो हम क्यों इतना पढ़े लिखें, इतने बुद्धिमान बने कि हम अपना जो है मेहनत करके पढ़ें और फिर मिले उतना ही? तो ये भी नहीं चल पाया। एक ही प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं, जनतंत्र शासन, जनतंत्र शासन तंत्र को अपने हाथ में लेकर समाज में शांति तथा समृद्धि स्थापना का यत्न करता है। तो जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजा का राज्य, इससे इस तरीके से राज्य करके प्रजा को सुखी करते हैं, शांति रखते हैं। ऐसा भी राज्य है, बहुत जगह है जनतंत्र, लोकतंत्र। पूंजीपतियों की शक्ति का नियंत्रण करता है, परंतु उनके अस्तित्व को नहीं मिटाता। तो पूंजीपति भी हैं तो उनको मनमानी नहीं करने देता जनतंत्र, लोकतंत्र, लेकिन उन्हें समाप्त भी नहीं करता। उनकी वजह से राज्य चलते हैं, सब विकास होता है, उनके पास धन है, उत्पादन करते हैं ज़्यादा। समाजवाद सारी पूंजी को समाज की कर देता है। जो समाजवाद लोकतंत्र में ये है, समाजवाद में जैसा कि अभी बताया, सभी व्यक्ति समाज के लिए काम करते हैं। शासन तो सभी की ओर से सामूहिक होता ही है। साम्यवाद इसी का निखरा हुआ रूप है। जब समाजवाद है तो सब साम्य हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, अमीर है, गरीब है, कुछ नहीं। साम्यवाद ने गत थोड़े वर्षों में रूस में जो परिवर्तन कर दिए हैं तथा गत महायुद्ध में जो शक्तिमत्ता का प्रमाण दिया, उसने संसार को विस्मित कर दिया। थोड़े दिन चला था। वहाँ की समृद्धि को देखकर बहुत लोग लुब्ध हो गए कि ऐसा शासन बढ़िया है कि सब समान हो। अब बहुत कितना उत्थान हो रहा, चला था कुछ। इसमें संदेह नहीं कि समाज की बहुत सी समस्याओं को एकदम से साम्यवाद हल कर सकता है। तो इसमें संदेह नहीं है कि बहुत कुछ समस्याएं हल हो जाती हैं इससे, लेकिन समस्या तो बनी रहेगी। पूर्ण रूप से तो सभी नहीं हल हो पाती हैं। व्यक्ति को साम्यवादी शासन में घोर नियंत्रणों में रहना होता है। विचार पर, आचार पर तथा बाह्य जगत से संपर्क पर अनेक विधि नियंत्रण हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में यह भी निसंदेह है कि कुछ काल के उपरांत यह नियंत्रण व्यक्ति को प्रतीत नहीं होते, वे उसके आदी हो जाते हैं। और मनुष्य के विकास की वर्तमान अवस्था साम्यवाद के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं, यह विचार करना है। क्या साम्यवाद इस अवस्था में मनुष्य की प्रगति का कारण होगा अथवा नहीं, यह प्रश्न है। इसी पर निर्भर है कि साम्यवाद प्रगति करेगा अथवा नहीं करेगा। तो यह इससे प्रगति होगी, अंदर के जो निम्न प्रवृत्तियां हैं उनका शोधन होगा या नहीं होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, इस पर विचार करना है, यह प्रश्न है। समाज की सर्वोत्तम स्थिति तो वह है जब व्यक्ति तथा
समाज का परस्पर पूर्ण सामंजस्य हो, सब एक दूसरे के लिए ही जिए, किसी को किसी से कोई परेशानी ना हो, सामंजस्य हो सभी में, समाज में और व्यक्ति में। व्यक्ति समाज का एक अंग है, तो व्यक्तियों से ही समाज बनता है। तो समाज की सर्वोत्तम स्थिति, सबसे अच्छी स्थिति यही है कि जब दोनों में तालमेल हो, एक अपना स्वार्थ चाहे और दूसरा की ध्यान ही न रखे, व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा रहे, तो कैसे तालमेल होगा। तो व्यक्ति का भी हित हो और उससे समाज का भी विकास हो, वो भी सुखी रहे, तभी यही उच्च स्थिति मानी जाती है। नियंत्रण आवश्यक हो, क्योंकि व्यक्ति के सभी कृत्य समाज के हित का भी साधन करें और साथ ही साथ व्यक्ति के हित का भी साधन करें। समाज व्यक्ति का हित करे और व्यक्ति समाज का हित करे, तभी सामंजस्य होगा। इस प्रकार समाज हित तथा व्यक्ति हित का समन्वय व्यक्ति के तथा समाज के उच्च विकास से ही संभव है। उच्च विकास होगा, अंदर मन का आंतरिक विकास भी होगा और बाह्य भी विकास होगा, सब कुछ समृद्धि भी हो, सब कुछ अच्छा हो। अब भूखमरी हो तो फिर समाज में तो कैसे वहाँ पर शांति होगी, व्यक्ति कैसे त्याग करेगा, अच्छे अच्छे कार्य करेगा। तो समाज में भी सब कुछ हो, और वो कैसे बनेगा, जब व्यक्ति उच्च कोटि का होगा, उच्च विचारों वाला होगा, सभी धार्मिक होंगे, सभी अच्छे कार्य में रत होंगे, कहीं भी प्रलोभन से कोई गलत कार्य नहीं होगा, तो फिर समाज की भी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो समाज हित तथा व्यक्ति हित का समन्वय व्यक्ति के तथा समाज के उच्च विकास से ही संभव है, और उस अवस्था में स्वार्थ परार्थ भेद लुप्त हो जाना स्वाभाविक है। तो ये भेदभाव नहीं कि हम अपना ही स्वार्थ करें, दूसरे का हित क्यों करें, तो ये सब भेद नहीं रहता है। सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जो जहाँ है, तो समाज का भी कल्याण होता है, व्यक्ति का भी। परंतु आज की स्थिति में हम उस अवस्था की भली भांति कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी धार्मिक हो, सभी आस्तिक हो, सभी धर्म में लगे हों, अपने कर्तव्य का पालन करते हों, सभी मर्यादाओं में रहें, ऐसा आज कल्पना करना संभव नहीं प्रतीत होता है। सभी तरह के व्यक्ति हैं, तमोगुणी प्रधान भी हैं, रजोगुणी हैं, इनकी अधिकता है, और सतोगुणी की बहुत कम प्रकट दिखाई देते हैं, ये लोग कम दिखते हैं। आज की समाज की अवस्था उस श्रृंखलता की अवस्था है। कितने लोग गलत कार्य करते हैं, एक दूसरे को सताते हैं, किसी का धन हड़प लेते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं थोड़े से लोभ में आकर के। तो आज की समाज जो है उस श्रृंखल समाज है, ऐसा प्रतीत होता है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति ही विकास का कार्य है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ही विकास का कार्य है, और इस समय लोभ तथा उसके संगी ही इस अभिव्यक्ति के द्वारा हो रहे हैं। जैसी अभिव्यक्ति होगी वैसा विकास होगा, जैसा कार्य करेगा, जैसा व्यक्ति में जो गुण प्रधान होगा उसी गुण के अनुसार वो कार्य करेगा, और फिर उसी तरह से समाज का रूप, समाज की रूपरेखा होगी। और इस समय लोभ तथा उसके संगी, लोभ और उसके संगी जो अन्य विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष घृणा, ये सब उसके संगी हैं। एक के संगी, एक थैली के चट्टे बट्टे, एक आया तो सब आ जाते हैं। तो और इस समय लोभ तथा उसके संगी ही इस अभिव्यक्ति के द्वारा हो रहे हैं, यही का बाहुल्य है। साम्यवाद इस उस श्रृंखलता पर एकदम से नियंत्रण करता है कि किसी को कुछ अलग से नहीं, सभी एक समान है, कोई किसी को कोई नहीं दबाएगा, ऐसा साम्यवाद में होता है। सबको सब कुछ मिलेगा बराबर से। यह नियंत्रण विकास की वर्तमान अवस्था में असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता।
या तो साम्यवाद इस व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए नूतन द्वारों को खोल दे अथवा इसकी मांग साम्यवाद को ही रूपांतरित कर दे। तो साम्यवाद का और कुछ रूप रखा जाए, ये व्यक्ति जो अभी समाज है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था संभव। यह हमें दिखने में लगा है कि साम्यवादी रूस में आंतरिक नियंत्रणों में तनिक ढिलाव हो रहा है। महाराज जी के समय में जो थी दशा वो बता रहे हैं। पहले तो अच्छी चली, लेकिन बाद में ये चलना कठिन हो गया इस प्रकार की व्यवस्था। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस साम्राज्यवादिता का रूप ग्रहण करने को जा रहा है। कि साम्राज्यवाद क्या होता है कि अपने साम्राज्य को विस्तार करना और बढ़ाना, कैसे भी बढ़ाओ बढ़ाते। जैसे चीन का भी यही, उसकी भी यही नीति है। तो दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, बढ़ाना, यह विकास की ही मांग है। इसमें विस्मय की बात नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान युग जनतंत्र का युग है। आज जो वर्तमान युग है, हम ज़्यादातर सभी राज्यों में लोकतंत्र है, जनतंत्र, जनसत्ता जगी हुई है और वो नूतन शक्ति तथा ज्ञान की अभिव्यक्ति करेगी। जागृत हो गए लोग, दबाव में नहीं रहना चाहते, कोई किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। यौवन में भय भी है और खराबियां भी हैं। डर है, पैर कदम कदम पे फूक फूक के हमें कदम रखना है, चलना है, समझ के चलना है, क्योंकि शक्ति है तो शक्ति का कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। ऐसी ही जनतंत्र में भी है। जैसे यौवन में गड़बड़ी है, यौवन काला जाता है तो बहुत संभलने की जरूरत है। ऐसे ही लोकतंत्र में भी है। बहुत स्वतंत्रता मिल गई बोलने की तो कुछ भी बोलते चले जाओ, कुछ भी करो, कितना भी उपद्रव कर दो, कहीं भी आग लगा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। तो जो प्रजा को ऐसी शक्ति मिल गई, इतनी ज़्यादा प्रजा है और उसको शक्ति मिल गई, ज्ञान हो गया, तो उसमें अव्यवस्था भी हो जाती है। कहीं कहीं कितना कुछ देश की हानि हो जाती है। कमियां होनी स्वाभाविक हैं, परंतु समाज विकास का यही स्वच्छंद पथ है। इस समय यही जो है, कमियां भी हैं लोकतंत्र में, लेकिन आजकल की मांग यही है कि लोकतंत्र की व्यवस्था हो। इसकी बुराइयां, इसकी कमजोरियां किस प्रकार से जनतंत्र को परिवर्तित करती हैं, यह भी हमने देखा है। जैसा आजकल हो रहा है, जनतंत्र है तो बहुत उपद्रवी भी हो जाते हैं। गत महायुद्ध में समाजवाद की ओर सहज में प्रवृत्ति होती दिखाई पड़ी है। जनतंत्र तथा समाजवाद के सम्मिश्रण की ओर प्रवृत्ति हमें इंग्लैंड जैसे देशों में दिखाई पड़ती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकाधिक बनाए रखते हुए समाज की आर्थिक समस्या का हल करने का यह उत्तम ढंग है जो व्यवस्था इंग्लैंड में है। इसके साथ ही साथ साम्राज्यवाद भी हमें दिख रहा है, वहाँ भी विस्तार हो रहा था। कितने इंग्लैंड में तो कितने राज्यों को उसने हड़प लिया, सबको अपना गुलाम बना लिया। कितना हम लोग भी थे वैसे ही उसी के अधीन। विश्व में सभी उसके गुलाम। कहाँ कहते थे जहाँ से सूर्य निकलता है, जहाँ अस्त होता है, सब देश इंग्लैंड के अधिकार में थे। साम्राज्यवाद का दूसरा नाम शक्ति का लोभ है। जो बात व्यक्ति में प्रधान है वही समाज में भी दिखाई पड़ती है। साम्राज्यवाद और बढ़े और साम्राज्य बढ़े, और क्या है, लोभ है। तो ऐसे ही व्यक्ति में भी होता है कि और धन बढ़ जाए, और धन बढ़ जाए, अभी कम है अभी और बढ़ जाए, यही कामना रहती है। यही साम्राज्यवाद में, वही समाज में भी दिखाई पड़ती है। व्यक्ति समाज के लिए अपने लोभ का परित्याग करता है। उसकी तृप्ति व्यक्तिगत क्षेत्र में न होकर सामाजिक क्षेत्र में होती है। तो यह जो लोभ है, जब इसका विकास होता है तो ये लोभ अपने के लिए नहीं होता है, कि ये होता है कि हमारी जाति, हमारा समाज विकास करे। ये थोड़ा इसका दायरा बढ़ जाता है। व्यक्ति परस्पर न भिड़कर दूसरे देश वालों से भिड़ने लगते हैं। इतने हैं हमारे, जैसे कौरव पांडव लड़ते थे,
लेकिन युधिष्ठिर ने कहा जब हम आपस में हम लोग लड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर लड़ता है, बाहर का आता है, तो फिर हम सब 105 हो जाते हैं। तो व्यक्ति परस्पर न भिड़कर दूसरे देश वालों से भिड़ने लगते हैं और एक कदम आगे अवश्य है। जैसे कि लोभ पहले व्यक्ति में था, फिर वो समाज के विकास के लिए सोचता है, उसके प्रति लोभ होता है, फिर अपने राष्ट्र के प्रति होता है, उसका हित चाहता है। किसी दिन इस लोभ का भी अतिक्रमण होगा जब राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में भी अपनापन देखेंगे, विश्व कुटुंब की भावना आएगी और लोग जो है सबको अपना समझेंगे। सबसे छोटा अपने शरीर को ही अपना समझना, फिर परिवार को, फिर समाज को, फिर राष्ट्र को, फिर दूसरे देशों को भी, सबके हित चाहना। जैसे भगवान राम ने कहा लंका के लिए, जब वहाँ पर अंगद गए तो उससे कहा कि मोर काज और तासु हित होई और रिपुसन करे बत कही सोई। तो भगवान ही थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तो ऐसी बात कहेंगे। ऐसे ही हमें भी सीख लेनी चाहिए। जब एक राष्ट्र को यह बोध भली भांति होगा कि दूसरे राष्ट्र की हानि उसकी भी हानि है हानि, कहीं भी कुछ नुकसान हो रहा है, पेट्रोल जल रहा है, कहीं कुछ हो जाता है, वातावरण दूषित हो जाता है, तो उसका प्रभाव सारे विश्व में पड़ता है, सभी की हानि होती है। तभी इस लोभ की निवृत्ति संभव है, तभी युद्ध का भी संसार से अंत हो सकता है, जब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब में ये भाव आ जाएगा। इससे स्पष्ट ही है कि महायुद्ध इसी लोभ का परिणाम है। पहले जमाने में राष्ट्रीयता का यह भाव ही जागृत न था, नहीं था कि विश्व कुटुंब हमारा है। कितने कितने राजा लोग आपस में लड़ते थे, एक राजा दूसरे राजा को बंदी बना लेते थे, हरा देते थे, बंदी गृह में डाल दिया। बस इसी तरह अपने अपने राज्य, छोटे छोटे तमाम राज्य राजा थे और वो सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। पहले जमाने में राष्ट्रीयता का यह भाव ही जागृत न था। उस समय के पारस्परिक संपर्क के साधन भी इसके लिए अनुपयुक्त थे। अब तो कहीं से भी कैसे बात करो, कितना यंत्र युग आ गया। तो पहले इतना साधन नहीं था कि एक दूसरे से संपर्क कर सकें, अपनी भावनाओं को बता सकें। महायुद्ध सामाजिक विकास में एक प्रबल प्रेरणा रही है, उसका परिणाम सिखाता है। समाज की ओर इस प्रकार से होने वाली प्रगति स्वाभाविक है, किसी दिन यह भी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं कि सभी समान हो। तो ये ऐसा भी दिन आएगा, व्यक्ति पर जितने अधिक नियंत्रण होंगे उतना ही उसका विकास होगा और उतना ही समाज का भी विकास होगा। बुद्धि की आवश्यकता स्वच्छंदता है, परंतु सामाजिक आवश्यकताएं और विकास की अपूर्णता एक सीमा तक ही प्रदान कर सकती है। व्यक्ति पर जितने नियंत्रण होंगे उतना ही विकास होगा, दबाव होना चाहिए और स्वच्छंदता भी होनी चाहिए। बुद्धि की स्वच्छंदता कि उसके सोचने की दायरे में कोई रोक नहीं होनी चाहिए, परंतु सामाजिक आवश्यकताएं और विकास की अपूर्णता, और हम समझ लें हम बहुत बुद्धिमान हैं और अभी बुद्धि पूरी विकसित नहीं हुई और हमने उसको स्वतंत्रता दे दी, तो फिर वो गलत कार्य करेगा ना। उतनी ही स्वतंत्रता देनी चाहिए जितनी उसकी बुद्धि विकसित हुई है। जरूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता देंगे, उसको उतनी समझ है नहीं, फिर वो गलत कार्य करने लगेगा। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि नारियों को स्वतंत्रता मिले, लेकिन उसके पहले उन्हें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, स्वतंत्रता का वो सदुपयोग कर सकें। अपूर्णता की अवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता देने से उनकी हानि हो जाएगी। इसी प्रकार पूरे समाज की बात है। तो
नियंत्रण तथा स्वतंत्रता में एक संतुलन बनाए रखना ही इस बीच वाली अवस्था का लक्षण है। पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वच्छंदता, पूर्ण व्यक्तित्व को ही और पूर्ण राष्ट्र में मिल सकती है। जिसका पूर्ण व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, सोच एकदम सही है, उसे ही पूर्ण स्वच्छंदता मिलनी चाहिए। उसी प्रकार राष्ट्र को भी पूर्ण स्वच्छंदता मिलनी चाहिए। विकसित जो राष्ट्र हैं, जिनकी सोच सही है, सभी का भला चाहते हैं, तभी उन्हें भी उसी प्रकार से स्वच्छंदता मिलनी चाहिए। पूर्ण स्वच्छंदता पूर्ण व्यक्ति को ही और पूर्ण राष्ट्र में ही मिल सकती है। पूर्ण जो राष्ट्र पूर्ण है, सब सुखी समृद्ध है, राम राज्य है, कोई गलत काम नहीं करता है, तो पूर्ण व्यक्ति जो पूर्ण रूप से सद्गुणी है उसे ही मिल सकती है। एक राष्ट्र दूसरे से इतना संबद्ध है, जुड़े हुए हैं कि दूसरों के व्यक्तियों से कोई भी राष्ट्र नहीं बच सकता है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अतः इस समय उस स्वच्छंदता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि पूर्ण स्वच्छंदता उन्हें दी जाए। तो अभी पूर्ण विकसित नहीं है व्यक्तित्व व्यक्ति का, इसलिए कुछ नियंत्रण की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये अध्याय पूरा होता है। अब अगला अध्याय अध्यात्म विकास, जो कि पुस्तक का नाम भी है, वो हम अगले सत्र में 22वां अध्याय आरंभ करेंगे।